हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। नील बोर ने क्या एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए, क्या त्रुटियां रह गई थी, क्या ऐसी चीज़ें रह गई थी जो उनकी भी समझ में नहीं आई, है ना। अब ऐसा है कि 100% जो एटॉमिक मॉडल है वो तो कोई डिफाइन कर ही नहीं पाया, है कि नहीं। आज तक भी आगे चल रही हैं चीज़ें और इन्वेंशंस होते जा रहे हैं। स्टडी कंटिन्यूस रनिंग में है, ठीक है ना। भाई 100% कोई जान पाया है अभी तक नहीं। सो क्यूरोसिटी लेवल हाई है और जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप भी अपना क्यूरोसिटी लेवल हाई टॉप पे रखिए और जानिए कि चीज़ें कैसे कैसे डेवलप हुई और आगे हो सकता है आप में से ही कोई एक अच्छी नई थ्योरी दे दे, है ना। उसको हम नाम से जानेंगे क्योंकि थ्योरी नाम से चलती है कि नहीं। जैसे रदरफोर्ड पढ़ रहे हैं आप, जे जे थॉमसन पढ़ रहे हैं आप, नील बोर पढ़ रहे हैं, हेनरी मोसले पढ़ रहे हैं, है ना। और बाकी सब पढ़ के आ चुके हैं आप, डॉबरनियर पढ़ के आ चुके हैं, न्यूलैंड पढ़ के आ चुके हैं, मैनी नंबर ऑफ साइंटिस्ट नेम आप पढ़ के आ चुके हैं। तो उन्होंने कुछ नया किया, आप भी करें, आपके नाम से भी चलेगा सिस्टम, ठीक है ना। सो आइए फिर शुरू करते हैं, लिमिटेशंस क्या क्या थी बोर मॉडल की। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फर्स्ट जो लिमिटेशन थी वो क्या नहीं बता पाए। ये जो इनका मॉडल था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशीज के लिए था ओनली, हाइड्रोजन एटम के लिए था या फिर हाइड्रोजन एटम लाइक जो आयंस हैं उनके लिए था। मीन्स ये सिर्फ उस पर अप्लाई होता था जिनके पास इलेक्ट्रॉन केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन ही हो, एक ही इलेक्ट्रॉन हो बस, तभी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। हाइड्रोजन के लिए अप्लाई हो जाएगा, हीलियम प्लस के लिए अप्लाई हो जाएगा, एल प्लस प्लस के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। बोरोन +3 के लिए अप्लाई हो जाएगा। कार्बन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन +4 के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सोडियम +10 के लिए अप्लाई हो जाएगा, लेकिन एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, रीज़न क्या था इसका, आप रीज़न देखिए। रीज़न ये था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है। सो अट्रैक्शन पावर वहाँ पे हमने पढ़ी थी, क्या था, दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन पावर थी वो क्या थी, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², है कि नहीं। ये मैं लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जब मैं बोर का मॉडल पढ़ा रहा था तो दो दो चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था, कोलम्बिक फोर्स था, उसकी वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। ये फोर्स लगता है, लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज हैं वहाँ पे, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं वहाँ पे, सो जो इलेक्ट्रॉन हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का तो अट्रैक्शन फोर्स हम काउंट कर रहे हैं, बाकी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उस पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लाइक चार्ज हो जाएंगे, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। सो जितना अट्रैक्शन फोर्स नील बोर ने आपको बता दिया, जो फॉर्मूला मैंने अभी बोला आपको, उससे थोड़ा सा कम अट्रैक्शन फोर्स वहाँ पे अप्लाई होगा, कुछ लॉसेज हो जाएंगे ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इसीलिए मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसी का इन पे कोई जवाब नहीं था। जब पूछा गया भाई मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, तो जैसे आपके पास जब आप पढ़ते नहीं हो ना, क्लास में खड़ी कर दे टीचर, तो कोई जवाब होता नहीं है कि नहीं, कि जी कल तो गिल्ली डंडा खेला था, पढ़े तो थे ही नहीं, आज टेस्ट हो गया तो मार्क्स 0 ही आने हैं, है कि नहीं। सो ऐसे ही इसका हो गया, लेकिन अच्छी चीज़ें बताई उन पे फोकस करना है, बट जो चीज़ें छूट गई आगे डिस्कवर कर लेंगे, जो कि हो भी गई। सो दूसरा क्या था, when a high resolving power spectroscopy used, it is observed that the spectral line in hydrogen atom is not a simple line but a collection of several, बहुत ज़्यादा लाइंस वहाँ पे छोटी 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 छोटी, है ना। बैंड स्पेक्ट्रा जो मैंने आपको बताया था, बैंड स्पेक्ट्रा बहुत ज़्यादा छोटी 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 लाइंस थी स्पेक्ट्रम में, विच आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, दिस इज नोन एज अ फाइन स्पेक्ट्रम। बोर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रा ऑफ इवन द हाइड्रोजन एटम का भी फाइन स्पेक्ट्रम को वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसने कोई जिक्र किया ही नहीं फाइन स्पेक्ट्रम के बारे में, है ना, वो नहीं बता पाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग
स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग से पहले ये समझ लो कि ये 3D मॉडल का कॉन्सेप्ट भी नहीं दे पाए। इन्होंने माना कि जो ऑर्बिटल हैं वो सर्कुलर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एटम क्या है? एक 3D स्पेसी है, 3D मॉडल है ना, ये 3D सब्सटेंस है। क्लियर? 3D मैटर है। ये बॉल है, ये सर्किल नहीं है। इट्स ए बॉल, इट्स ए स्फेयर। तो एक इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे डायरेक्शन में। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे हम बोर्ड पे बना देते हैं एटम को कि एक ले के शेल, फिर उसी के ऊपर एल शेल, फिर एम एन ओ पी, इसी टाइप से। ऐसे लीनियर नहीं है ये 3D है। वो शेल किधर भी हो सकती है, ठीक है ना। तो 3D मॉडल भी ये डिफाइन नहीं कर पाए। उसके बाद में जो स्पेक्ट्रम लाइन थी, यही थर्ड पॉइंट जो है, जी मैन और स्टार्क इफेक्ट, स्पेक्ट्रल लाइन थी। जो स्पेक्ट्रम की लाइन थी, अगर हमने उनको मैग्नेटिक फील्ड में से उसको गुजारे, हम पास कराएं, तो वो क्या स्प्लिट हो जाती थी, कई सारी लाइंस में बट जाती थी, है ना, जिसको हमने क्या बोला, जी मैन इफेक्ट। और अगर उन्हीं लाइन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराएं, तब भी वो स्प्लिटिंग हो जाती थी। वहाँ पे कहीं एक लाइन कई सारी लाइंस में जो है विखंडन उनका हो जाता था, वो टूट जाती थी, बट जाती थी। इसको बोला गया स्टार्क इफेक्ट। तो जब उनसे पूछा गया कि भैया स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, तब भी भैया चुप रह गए कि सर जी हमसे ना हो पाएगा, हमें नहीं आता, ठीक है ना। तो वो ये भी नहीं बता पाए। ठीक है दोस्तों, आगे फिर, बोर थ्योरी इज नॉट इन एग्रीमेंट विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी की बात क्या करूं, उससे पहले डी ब्रोगली देख लो, डी ब्रोए बोलते हैं उसको, डी ब्रोगली है ना, लिखा जाता है। तो उनका वेव नेचर को भी डिफाइन नहीं कर पाए। नील बोर ने इसको पार्टिकल माना, ठीक है। अभी हम वेव नेचर पढ़ने वाले हैं, लेकिन नील बोर ने इसको क्या माना था कि ये सिर्फ एक पार्टिकल है। डुअल नेचर का कोई इसको ख्याल तक नहीं आया, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी ये डिफाइन नहीं कर पाए। सो दीज आर द, देखो कुछ पॉइंट इसमें है नहीं, वो भी मैं बोल रहा हूँ। सो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख लीजिए ध्यान से, क्योंकि एग्ज़ाम में लिख के आने हैं। अदरवाइज एक एक दो दो तीन पॉइंट दिए रहते हैं मैक्सिमम बुक्स में, ठीक है ना। इसमें 4 हैं, मैंने आपको 6 बताए हैं, ठीक है दोस्तों। सो ज़्यादा कंटेंट रहेगा, 6 में से आप 3 लिख के आओगे, 3 में से कितने, 1.5 लिख के आओगे। 1.5 में कुछ नहीं होना, कम से कम 3 पॉइंट्स तो हो जाएंगे, है कि नहीं। तो सारे पॉइंट याद कर लेना। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ नील बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि वो डिफाइन नहीं कर पाए और आगे चल के उनको डिफाइन किया गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या वो डिफाइन नहीं कर पाए। कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज़ के लिए नहीं था उनका एटम, मोनो इलेक्ट्रॉन स्पेसीज़ के लिए था ओनली, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए था, मल्टी वाले का वो डिफाइन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, मैंने रीज़न आपको बता दिया, ठीक है। जो अट्रैक्शन फोर्स था उससे कम आएगा मल्टी इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी तो रिपल्शन लगेगा। उसके बाद में 3D ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक और पॉइंट लिख सकते हो आप, ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं हम आगे पढ़ने वाले हैं, उनका कॉन्सेप्ट भी नहीं दे पाए, है ना। जो शेल होती हैं KLMNOP, इनको भी तो डिवाइड किया है सब शेल में, और सब शेल को डिवाइड किया गया है ऑर्बिटल्स में। सो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी नहीं मिला। उसके बाद में स्पेक्ट्रल लाइन, जीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट को भी नहीं समझा पाए कि वो कैसे स्प्लिट हो रही हैं मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसके बाद में वेव नेचर नहीं बता पाए। इलेक्ट्रॉन हैज़ ए वेव नेचर ऑल्सो, बट ही कुडंट डिफाइंड दैट, क्लियर। और हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तो कोई ख्याल ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। सो ये थी लिमिटेशंस जो आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप। कोई अगर क्वेरीज़ है सो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आंसर ज़रूर करूँगा। हो सके तो नई वीडियो बनाऊँगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो और एक्सप्लेन करूँगा, बट आपके लिए कुछ भी क्लियर दोस्तों। बस पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि एकमात्र साधन यही है अच्छे मार्क्स लाने का, क्लियर दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें और स्प्रेड कर दें ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, ऑल द बेस्ट। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।